चैप्टर 9 चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट में इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड एंड हायर ऑर्डर, सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद constant coefficient, with constant coefficient। बच्चों, वो विद्यार्थी जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा था, थोड़ी परेशानी आने वाली है उनके सामने। हालांकि पढ़ा के सब चीज चलूंगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है वो समझ जाएंगे मेरे आवाज निकलते ही, और जिन्होंने 4 नहीं पढ़ा उनको थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इसमें आप देखें आवाज में इस प्रकार का यहाँ जैसा कि नाम दिखाई दे रहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आप परिचित हैं, कई दिन से चल रही है, इसलिए यहाँ डिस्कशन नहीं। सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं। मतलब जब डिपेंडेंट वेरिएबल का 2 या 2 से अधिक बार डेरिवेटिव किया जाए, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका मतलब जो डेरिवेटिव टर्म होंगे उनमें गुणा कांस्टेंटों से हो रही होगी, 1 2 4 इस तरीके से। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रही होगी ये। तो बच्चों, इसका जब हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना होगा, तो अगर राइट हैंड में आपके में 0 होगी तो सिर्फ सॉल्यूशन जो होगा वो CF होगा। अगर 0 ना होकर फंक्शन ही हो तो सॉल्यूशन CF प्लस PI होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? CF प्लस PI होगा। तो जरा देखना, पहला जो प्रकार है एक्सरसाइज, चलो चलाऊंगा डायरेक्ट। देखो, उससे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए, ये नए विद्यार्थी समझेंगे। जरा इसमें शॉर्ट में पॉइंट लिखवा रहा हूं कि ऐसे होगी आपकी इक्वेशन, ये समझो। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस, और आपका यहाँ लिख दिया मैंने 4 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें 2 ऑपरेटर हैं। कितने ऑपरेटर हैं? 2। एक तो डेल ओवर डेल एक्स है और एक डेल ओवर डेल वाई। जब डेल ओवर डेल एक्स की बात आए उसको रिप्लेस करोगे डी से, और जब डेल ओवर डेल वाई की बात आए उसको रिप्लेस करोगे डी डैश। ठीक, और ध्यान से सुन लो कि ये क्या है, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर से रिप्लेस करोगे। या तुमने देखा है कि हम डायरेक्ट, बच्चों शॉर्ट में मैं सब आपको डिटेल कर रहा हूं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम आर से डॉट करते हैं। किससे करते हैं? आर से। लेकिन आर इंटू जेड से ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जेड तो उसका वेरिएबल होता है। किससे? आर जेड से। आर के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और बच्चों, जब आपके पास ये शब्द है डेल स्क्वायर जेड ओवर कितना, और आर को रिप्लेस किससे करना है? डी स्क्वायर से। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो बच्चों इसको हम एस से लिखते हैं, एस जेड से। जेड अपना वेरिएबल अलग हो जाता है, ये होता हमारा ऑपरेटर, तो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई। जहां भी एस हो उसको रिप्लेस करना है डी डी डैश से। अब एक बात का ध्यान रख, सीधे बैठता आराम, थोड़ी फरमाने आई तुम इधर हो बैठो ना, बालक लोगों के हमें ऐसा बैठे कि आराम कर लो। यहाँ देखिए सर, आयुष लगा है ना, तो आयुष का बैठे, आयुष को यहाँ बैठे बहुत देर से देख रहा है वो, कैसे कैसे तुम्हें। हाँ, तो मैं कोई और बोला उससे पहले मैंने देखे गया ना तुम्हें। देखिए ना, और क्या टी आर एस टी, टी को क्या लिखते हैं हम? डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, लेकिन ये जेड को अलग हटा दें। बच्चों, जहां भी ये आ जाए उसको डी डैश स्क्वायर से करेंगे। किससे करेंगे? डी डैश स्क्वायर से। और बाकी एक डिपेंडेंट में एक घात रहेगी, उल्टा बोला मैं, जो एक ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसमें एक घात
और जो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसमें 2 बार। क्लियर ये चीज। तो अब मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, सवाल अगर दे रखा है तो उसमें इतनी डिटेल करके नहीं लिखोगे, मैं डायरेक्ट वर्डों को यूज करूंगी। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, क्या निकालोगे? और ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को रिप्लेस करोगे एम से, डी इज रिप्लेस्ड बाय एम एंड डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय 1। डी डैश को किससे रिप्लेस करोगे? 1 से, और डी को रिप्लेस करोगे एम से। बच्चों 2 केस है केवल सीएफ निकालने के, टू फाइंड सीएफ। जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी चैप्टर नंबर 4 में, उनमें सीएफ के कई केस थे, यहां केवल 2 केस हैं। 2 केस कौन कौन से हैं? केस नंबर 1, इफ वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, यदि m की वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है तो CF बच्चों कैसे निकलता है? phi1y प्लस m1x, phi2y प्लस m2x प्लस phi3y प्लस m3x एंड सो ऑन। अब बच्चों मैंने phi1, phi2, phi3 फोन बंद करके रखो, फोन सभी का साइलेंट होना चाहिए बच्चों। ये phi1, phi2, phi3 सब फंक्शन हैं, जरूरी नहीं कि आप भी मेरी तरह phi1, phi2, phi3 लिखें। आप एक को phi लिख दो, एक को psi लिख दो, एक को f लिख दो, एक को gx लिख दो, एक को hx लिख दो, जो आप लिखना चाहें। पर मान चलो आपके पास 6 वैल्यू आ गई है m की, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 6 पावर की जो इक्वेशन होगी बहुत कठिन हो जाती है सॉल्व करने। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हो सकती हैं। नमस्ते। और 3 या 4 में फंक्शन आपके पास काफी होते हैं, फाई होता है, साई होता है, जी होता है, hx होता है, fx होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे अलग अलग तो phi1, phi2, phi3 ऐसे डॉट कर दो। अरे यहाँ आ जाओ, चलो इनके बराबर में आ जाओ, phi1, phi2, phi3 आप ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों एक तो केस ये है, दूसरा केस क्या है बच्चों? मैं एक्सप्लेनेशन भी थोड़े ऐसे लिख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए, टाइम कम से कम लगे आपका, क्योंकि बहुत परेशानी। लेकिन एक समस्या थोड़ी सी सॉल्व हो गई है कि एग्जाम जो है आपकी बार अप्रैल और मई में होने वाले हैं। अप्रैल और मई में होने वाले हैं। अप्रैल में हम मान के चले, स्टार्टिंग में भी नहीं हुए तो 10 और 15 अप्रैल से हम मान ले रहे हैं। तो 10 और 15 अप्रैल से मानने का मतलब है कि अगर एग्जाम 10 और 15 अप्रैल से होते हैं तो आपको घर जो बैठ जाना चाहिए वो 15 मार्च तक बैठ जाना चाहिए। मतलब 1 महीना घर प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, रिवाइज करने के लिए। और 15 मार्च तक घर बैठना चाहिए तो कोर्स आपका फरवरी के लास्ट तक हो जाना चाहिए, जिससे 15 दिन में जितनी भी तीनों किताबें, इन सब के अंबिका, चित्रा, मॉडल जो भी है ऐसे वगैरह, उन सब में जो मोस्ट क्वेश्चन है उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर करा दूँ। कोर्स फरवरी तक हो जाना चाहिए। फरवरी तक खत्म करने के लिए जो 3rd बुक है आपकी मैकेनिक्स, वो आपकी बच्चों अगर हम 2.25 घंटे की भी क्लास लेते हैं तो 2 महीने चाहिए। 1.5 महीने में हो जाएगी जब बहुत खींची जाए, लेकिन वो किताब खींचकर समझ में आएगी नहीं आपके में। और उस काम को करने के लिए ये किताब लगभग जस्ट 2 महीने में खत्म हो जानी चाहिए। 2 महीने में खत्म होने का मतलब 12 जनवरी को खत्म हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से टाइम को देखते हुए एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से का काम ज्यादा हो, समय कम लगे। केस सेकंड क्या बच्चों? केस सेकंड, इफ वैल्यूज ऑफ m आर रिपीटेड, जब m की वैल्यू रिपीट की जाए, मतलब m के 4 मान आगे, चारों मान सेम। देखिए कैसे, लेट m1
M2, M3 और M4 ये सब सेम है और इन सब की वैल्यू क्या है n। कुछ भी हो सकता है, ये 2, 4, 6 m जो होता है। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा 5 1 प्लस mx, सेम वाली लेते हैं ना, प्लस x 5 2 y प्लस बच्चों m, यहाँ सब में m रहेगी, बस x की घात रिपीट हो, घात बढ़ती जाएगी। जहां तक मुझे सही सोच रहा हूं मैं तो ये ही है 1 2 3, अब x की घात 3 5 4। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये जब सेम है y प्लस एम एक्स तो सबको कॉमन ले लिया जाए, लेकिन फंक्शन सेम है, ये 5 1 है, ये 5 2, ये 5 3, ये 5 4, इसलिए फंक्शन सेम नहीं है, इसलिए कॉमन हम नहीं ले सकते। तो कोई परेशानी हुई बस पहली बार लिख के यहाँ x की 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, फिर 4 घात, फिर 5 घात, ऐसे बढ़ाते चलेंगे और इसको चेंज करते रहेंगे, अंदर सेम रहेगा। ये 2 केस हैं, एक्सरसाइज पहली खत्म हो जाएगी। बच्चों कुछ भी हो इसमें ये ही 2 केस हैं। इमेजिनरी हो जैसे आपका मान के चलो 1 प्लस माइनस आई, तो एक मान लिया जाएगा 1 प्लस आई, दूसरा मान लिया जाएगा 1 माइनस आई। इसमें कोई दूसरा केस नहीं, मतलब तीसरा नहीं है, केवल 2 केसों में ही सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। बच्चों एक्सरसाइज में सवाल है 12, कितने हैं 12, और आपने सवाल ही ऐसे किए भी हैं, बस फॉर्म चेंज है इनकी, इसलिए 3 सवाल मेरे हिसाब से कराने बहुत रहेंगे इसमें से। पहले तो मैं अपने हिसाब से 3 सवाल करवा दे रहा हूँ देखकर, उसके बाद आपको अगर जरूरत महसूस हो तो और करवा लेना। जिन बच्चों ने चौथा चैप्टर पढ़ा है वो तो 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे। एक तो बच्चों 12वां सवाल जरूर करवाऊंगा मैं, क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा सा दे रखा है और अल्फा बीटा अलग से लिख रखे हैं। 12वां तो पक्का है ही आपका स्टार्टिंग से। हाँ जी बोलो भाई। अच्छा मनु, बिल्कुल कोशिश करेंगे भाई, कल ना पढ़ाने के लिए बहुत बहुत सॉरी, और परसों की वीडियो भी ना डालने के लिए भी, क्योंकि परसों थोड़ा हम बिजी हो गए, किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। आज की जरूर डालेंगे, लेकिन पहले डाली जाएगी परसों की, उसके बाद डाली जाएगी आज की, पर डाल देंगे आज। ठीक बच्चों, एक सवाल तो करवा दिया जाए आपको तीसरा, और एक सवाल आपको करवा दिया जाएगा क्या में छठा पूछ लेना चलो, और एक 11-12 में से कोई सा देखो। और अभी आप अपने आप समझ जाएंगे, कहेंगे कि ठीक है सर जी हमारी समझ में आ गई। देखो बच्चों, कहाँ जाओ तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अरे भाई आवाज बंद कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है d की पावर 3 माइनस, आवाज नहीं, माइनस 2d स्क्वायर डी डैश माइनस का 2d स्क्वायर डी डैश प्लस डी डी डैश प्लस डी डी डैश की घात 2, और ये z बाहर ले लिया इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर ये डेरिवेटिव टर्म में दे रखा होता तो डेल ओवर डेल एक्स को डी मान लेते, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश मान लेते, बदल लेते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट दे रखा है, कोई चेंज नहीं, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे चंद्रवीर सिंह। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो चंद्रवीर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने डी को बताया था m से रिप्लेस करना, डी डैश को बताया था 1 से रिप्लेस करना। क्या हो जाएगा m की पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर एकम इतना प्लस m, और 1 का वर्ग 1 होता है m एकम m, और इक्वल टू 0। z का यूज नहीं करते हम, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये डेरिवेटिव टर्म लेते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, m की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें तो आप पर आती होंगी, इक्वेशन सॉल्व करनी वगैरह वगैरह।
भैया आप पर हर प्रकार की इक्वेशन आती हैं, ठीक। यहां से इसको हम लिख सकते हैं m-1 की पावर 2, तो एक तो m बराबर हो गया 0 और एक हो गया m बराबर 1, क्लियर। 3 वैल्यू हो गई, ये दो वैल्यू सेम है और ये वैल्यू डिफरेंट है। पहले काम उसका करें जो डिफरेंट हो और उसके बाद बात करें उसकी जो सेम हो। तो CF क्या हो जाएगा आपका, CF हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले में हम कोई कांस्टेंट नहीं लिखते और वैसे भी हम इस डिफरेंट वैल्यू के लिए कर रहे हैं, फाई 1 y प्लस m के स्थान 0 डिफरेंट डिफरेंट की बात हो गई, क्या है। अब बच्चों इसकी देखिए यहाँ वैल्यू रिपीट है, तो पहले फाई 2 y प्लस m के स्थान 1x रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए x फाई 3 y प्लस 1, समझ में आया। अब मैं मानकर चल रहा हूं m की एक और वैल्यू, आंसर यही है CF का, मैं बता रहा हूं तुम्हें, m की एक और वैल्यू होती 2 और एक और रिपीटिंग टर्म होता 1, क्या टर्म बढ़ जाता, देखो इसके बाद पहले इसको लिखते फाई 2 y प्लस कितना 2x, यहाँ फाई 3 हो जाता या फाई 4 हो जाता और फिर एक और टर्म आ जाता फाई 5, देखो ये रिपीटिंग वाले हैं, x की 1 घात तो यहाँ x की 2 घात और बच्चों फाई 5 और y प्लस m की वैल्यू एक ही है। ऐसे बढ़ाते डिस्टिंक्ट में भी ऐसे बढ़ाते रहते, रिपीटिंग में भी ऐसे बढ़ाते रहते, समझ में आ गया होगा सबके में। तो बच्चों फालतू वाली चीज हमने काट दी, जो चीज हमसे पूछी नहीं है वो हटा दी। डी डैश की जगह m नहीं, डी डैश की जगह 1 रखते हैं, रिप्लेसिंग dy_m और d डैश y 1 लिखा तो था मैंने, रिप्लेसिंग dy_m एंड d डैश y 1। अब देखो ये CF है, आंसर नहीं है, आंसर अब लिखोगे सिंस, आंसर देख के बाद क्या लिखोगे इसमें, सिंस चूंकि FD डैश इक्वल टू 0, FD डैश या FD डैश नहीं fxy, ये fxy जो राइट हैंड में लिखा होता है, इधर तो सब डेरिवेटिव टर्म होते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, सभी डेरिवेटिव टर्म, राइट हैंड में होते हैं विदाउट डेरिवेटिव टर्म। और टर्म बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का, तो इधर जो फंक्शन होता है x और y का होता है, और जब राइट हैंड में fxy आपका 0 हो तब, चूंकि fxy 0 है, देन तब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, बच्चों सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इज। डिपेंडेंट क्या होता है बच्चों इसमें, यहां दे रखा z इक्वल टू CF और CF आपका आया कितना, फाई 1 y, बच्चों 0x तो खत्म हो जाएगा, केवल फाई 1 y प्लस फाई 2 y प्लस x और प्लस x फाई 3 y प्लस x। बच्चों इन इक्वेशंस का एक स्पेशल नाम होता है, जब आपका फंक्शन में fxy 0 होता है तो इन इक्वेशंस का एक नाम होता है नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर, समझ में आ गया। तो ये नॉन होमोजेनियस चल रही है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड एंड हायर ऑर्डर। किसी विद्यार्थी को अगर समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं दोबारा। सर अगर राइट हैंड पे जैसे तुम होता है 0 होगा तो ये सॉल्यूशन है, 0 ना होगा तो होमोजेनियस चलेगी। अभी वो मेथड चलेगा उसमें। एक मिनट, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपका उसमें मेथड पीआई वाला आ जाएगा, सीएफ के साथ पीआई निकालेंगे, अभी बताएंगे। हाँ तुम बताओ ऑनलाइन। हाँ सीएफ दोबारा से बताऊं, हाँ सीएफ दोबारा से। सीएफ की मैंने 2 केस लिखे तो थे, तुमने लिखे ना है,
CF के दो है, CF के, अच्छा CF के दो केस हैं। दो केस कौन कौन से हैं शिवानी CF के? अगर आपके पास M1, M2, M3, M4 सभी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। कैसी है? डिस्टिंक्ट। तो CF जो हो जाएगा बच्चों phi1y प्लस M1x, आवाज नहीं, phi2y प्लस M2x, phi3y प्लस M3x, ऐसे चलता रहेगा आगे जितने भी m की वैल्यू सेम होंगी। सेम नहीं, डिस्टिंक्ट। केस फर्स्ट, यदि आवाज नहीं बच्चों, M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4 और ये सब सेम है, माना m ही है, तो इसके लिए phi1y प्लस mx प्लस x, phi2y प्लस mx प्लस x स्क्वायर, phi3y प्लस mx। ऐसे बस गुणांक में घात बढ़ती जाती है। ठीक है शिवानी? शिवानी और देखिए, अगर कंबाइन हो, हाँ ठीक, अगर कंबाइन केस हो, इफ M1 और M2 डिस्टिंक्ट, 5 मान हैं m के, 2 मान अलग अलग हैं और 3 मान सेम हैं, M3, M4 और M5। तो डिस्टिंक्ट वालों को डिस्टिंक्ट की तरह से लिखोगे, phi1y प्लस M1x, phi2y प्लस M2x, डिस्टिंक्ट वाले की तरह से, और जो सेम है वो सेम की तरह से, phi3y प्लस, ये तीनों मान लिया मैंने 4 के बराबर है, M3, M4, M5 किसके बराबर है? 4 के बराबर, 4x प्लस x, phi4y प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, phi5y प्लस 4। फिर ऐसे हो जाएगा आपका। तो देखिए आप सवाल अपना, यहाँ 3 रूट है, रिपीट ये 1 1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो केवल phi1y प्लस 0x जो m की वैल्यू। फिर रिपीट वाले 5, अरे आवाज नहीं यार, इसको तो अलग कर दोगे अब, मतलब बस हमें इससे phi2y प्लस 1x प्लस x, phi3y प्लस 1x, और होता तो प्लस x स्क्वायर, phi4y प्लस x, एक और होता तो प्लस x की घात 3, phi5y प्लस x। इस तरीके से चलता रहेगा। और भाई ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, तुम्हारी समझ में आ गया भैया? बाकी कोई विद्यार्थी ऐसा तो नहीं जिसकी समझ में CF नहीं आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार चुके होंगे जिसको उतारना होगा। बच्चों 2 एक्सरसाइज कम से कम खत्म होनी चाहिए इसकी आज। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी आपके कहने पर हमने 3 बताया। क्वेश्चन नंबर बताओ, सब में 0 0, सब आसान है, बताओ कौन सा बताओ? 6 बताऊं? आपके कहने से ही बताऊंगा जो पूछोगे। देखिए इक्वेशन क्या है, 2 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 2, आवाज नहीं हुई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। बच्चों क्या देखा आपने? नॉन होमोजीनियस है, ऑर्डर 2 है पूरी इक्वेशन में। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए 2, इसको डी स्क्वायर लिख देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में है 2 बार, इसको देखो 2 बार है जेड का, एक बार एक्स के में और एक बार वाई में, जो एक्स के में उसको डी और जो वाई के में उसको डी।
और -2 ये बाई वे में है 2d डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए वही बन गया सर। लेकिन सब में से जेड इसमें से कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन है 2m स्क्वायर आप लिख देंगे रिप्लेसिंग dy m और d डैश y -3d नहीं 3m क्योंकि यहाँ एक m इतना है और माइनस यहाँ एक और लगे 2 इक्वल टू तो m स्क्वायर बच्चों 2m स्क्वायर 2 दूनी 4 में से घटा वो 4 माइनस तो मैं पैसे वापस करूंगा नहीं कभी ना सोचा सर दिन 2000 निकल ले मुझे अभी ध्यान आई है अभी सोच रहे हो बैठे बैठे 4 माइनस 1 इंटू m -2 इक्वल टू 0 2m स्क्वायर। इधर ये तो बहुत बढ़िया है। इनने एक भी बार ना कही एक फाइनल में लड़की आ गई हमारे पास में घूर रहा हूँ सर वैसे ये मैंने ना देखा इन्हें भूल के तो मुझे तो अचानक याद आई है एक साथ उनने मान के चलो 600 रुपए दे फीस 550 पिछली साल का और मैं गलती से देना भूल गया तुरंत तो 2 मिनट लगे ना 50 रुपये रह गए थोड़ा काम है मतलब ऐसे थोड़ा काम है दे दूं ना सोचे कि सर जी नब्बे अगले भाई इसमें लगा दो तुरंत 2 मिनट लगे ना। देखो बच्चों जेड कहाँ चलेगी भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन में जेड नहीं ली जाती। तुमने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा था चौथे में तो आएगा ये और तुम तो शुरू से पढ़ रहे हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ ये चीज यूज की जाती है जो डिपेंडेंट का कोएफिशिएंट बनता है डी और डी डैश में। ठीक है 2m यहाँ से कॉमन m यहाँ बचा यहाँ 2 बचा यहाँ 1 m - 2 इक्वल टू 0 क्या बचा चंद्रवीर 2m + 1 और m - 2 इक्वल टू 0। मैं किसी विद्यार्थी से पूछूंगा इस बार 2m + 1 इक्वल टू 0 m की वैल्यू -1/2 और बच्चों m - 2 इक्वल टू 0 m की वैल्यू 2। तो CF जो होगी वो क्या होगी चंद्रवीर भी बताएंगे भैया। चंद्रवीर CF बताओ क्या होगी। m की कितनी वैल्यू है चंद्रवीर कैसी है सेम क्या डिफरेंट बताओ क्या लिखा जाए CF 5 प्लस अजय तुम बताओ y प्लस x या m की वैल्यू हाँ तो m की वैल्यू बताओ ना 2 रख दिया चलो 2 रख दो पहले चलो ठीक आगे प्लस 5 माइनस 1/2 x बस फॉर्मूला में m की वैल्यू रखते जाना है m1 m2 m3 जो भी वैल्यू दे रखी है। देखिए सिंस आवाज नहीं fxy इक्वल टू 0 सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज डिपेंडेंट क्या है इसमें z इज इक्वल टू CF तो z इज इक्वल टू CF की वैल्यू 5 y + 2x 5 y - एक बात और ध्यान से सुन लें ध्यान से सुने हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। हालांकि कोई नेम तो नहीं है और ना लिखना चाहिए फिर भी लिख देता है आंसर शीट में क्या कि इसका एलसीएम लिख देता है और 2y - x लिख देगा और जो बटे में कांस्टेंट आता है उसको गायब कर देता है उसको लिखता नहीं। तो बच्चों अगर ऐसा लिखना चाहो लिख देना और ना लिखना चाहो तो आप यहीं पर ठीक है। अच्छा इसीलिए पूछ रहे अच्छा कोई बात नहीं। तो वो ऐसा कर देता है कि जब m की वैल्यू बटे में हो तो एलसीएम लेकर लिखेगा अंदर ही अंदर और बटे अब तुम पूछोगे बटे वाली 2 कहाँ गई वो फंक्शन में पहुंच गई क्योंकि मान चलो ये फंक्शन लॉग का हुआ किसका हुआ लॉग का तो लॉग हो गया 2y - x/2
तो log 2y माइनस एक्स होते log 2 और log 2 कांस्टेंट में पहुंच जाएगा आपका, वो फंक्शन में पहुंच जाता है। तो उसको करें या ना करें आपकी मर्जी है। बच्चों अब एक सवाल आप पूछें बच्चों, अब तो बड़े बड़े इनमें से पूछो जिनमें 3-3 मान आएंगे, क्योंकि 8 तक तो सब सेम है। एक बार 11 भाई 12वां पूछ लो, 12वें में सब फंदा कर रहे हैं। 10th का बस CF लिख लो, उसके रूट्स तो होंगी 9 और 4। अच्छा कितने आएंगे, कितने? 9 और 4 -9 और -4 -9 और -4। तो फिर इसके CF में क्या है भाई? इसमें सर आंसर में मतलब 2y - 3x लिख रखा है। तो हो सकता है गलत लिख दिया हो, मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखो अरे आवाज नहीं, 4m² + 12m + 9। आंसर सही है, 9 और 4 n की वैल्यू गलत है। ठीक कोई बात नहीं, अरे कोई बात ना, हो जाती है गलती भाई। आप ये करेंगे क्या में 12वें में सबका काम हो जाएगा। फिर भी आपको ये संतुष्ट रहे 11वें को पूछे बिना काम ना चले तो आप पूछ सकते हैं। पहले 12वां देखें। और भाई इस बैच के विद्यार्थी फीस टाइम से जमा नहीं कर रहे हैं। फीस जमा करें सभी विद्यार्थी। ऑनलाइन वाले जो पढ़ते बच्चे उनमें से तो फीस जमा है ही ना, बहुत कमन की है। मैं ध्यान रखें, किसी दिन नाम लेकर बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि मेरी जो शर्त रहती है वो ये रहती है कि पहले 15 दिन तक फीस जमा होनी चाहिए सभी विद्यार्थियों की। मैं महीने के लास्ट में फीस नहीं लेता हूँ। जो बाद में देते हैं ना फीस, किसी के चेहरे पर नहीं लिखी होती कौन अच्छा बालक है। और हर साल का नियम है कि बैच में से जो बाद में फीस जमा करते हैं 4 या 5 बच्चे फीस जमा करते ही नहीं है। और ऐसे विद्यार्थी भी फीस जमा नहीं करते हैं जिनके गार्जियंस भी आ जाते हैं ना, सर जी का हमारी कुछ मजबूरी है, हम थोड़े दे देंगे फीस बाद में। एक बताऊं मैं एग्जाम्पल, 11th का लड़का था, पूरी साल फीस उसने पढ़ा था ट्यूशन। उसका बड़ा भाई मेरे पास ट्यूशन पढ़ा, मैंने थोड़ी ढील इसलिए दे दी। 3-4 महीने हो गए जब तो मैंने टोका थोड़ा टाइट। फिर उसके पिताजी का फोन आ गया कि सर जी हम ब्राह्मण लोग हैं, हम फीस नहीं रखते हैं, हम पूरी फीस देंगे, थोड़ी परेशानी कर देंगे। ये पूरी साल खत्म हो गई, आज तक उसका 1 रुपया नहीं आया 11वीं क्लास का, पूरी साल पढ़ा था ट्यूशन। तो बताओ उससे 2000 या 3000 रुपए के पीछे क्या लड़ने जाएंगे? हमारा तो यही काम है, टाइम से फीस जमा करें और पढ़ें। एक और उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है तुम में से जानता भी हो कोई खुर्जा का हो तो ऐसे बच्चे नाम लेने में कोई शर्म थोड़ी है। एक मोनिका शर्मा नाम की लड़की थी, BSc फाइनल की, 2nd ईयर में उनके पिताजी आए, सर जी हमारी कुछ परेशानी होगी, खुर्जाई की थी, हम 2-2 महीना की जमा किया करेंगे। चलो परेशानी तो कोई बात ना, 2-2 महीने की जमा कर दिया करना। एक बार 2 महीने की जमा हो गई, 2 महीने बाद उसके बाद फीस जमा ही ना हुई। मैंने फोन किया कि सर जी थोड़ी मजबूरी हो गई है, जमा कर जाएंगे। तो चलो पूरी साल खत्म हो गई, तीनों किताबों में से 2 महीने की फीस जमा थी, बस एक किताब की। मैंने होली बात फोन किया कि सर जी थोड़ा फीस दे जाते। जी सर जी हम खुर्जा छोड़ के भग जाएंगे, तुम्हारी फीस दे जाएंगे। तो भैया ऐसा केस ना बने सामने दोबारा से, और आज तक उसकी फीस आई ही ना। फाइनल में पढ़ने आई तो मैं पहले पुरानी फीस जमा करो, फाइनल की 2nd ईयर फीस जमा कर दी, फिर फाइनल की लटक गई लास्ट की 2-3 महीने की। तो भाई फीस जमा करें सभी विद्यार्थी। और मैं नए विद्यार्थियों से उनसे नहीं कह रहा हूँ जो अभी 2-1 दिन पहले ही आए, उनसे कह रहा हूँ जो शुरू से पढ़ रहे हैं इस किताब में और फीस जमा नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और हमें फीस पहले लेने पर कुछ बच्चे ही मजबूर करते हैं, जैसे 2-4 के मैंने नाम गिनवाए हैं आपको। कोई शौक नहीं होता नहीं। बच्चों देखना क्या आवाज नहीं, D' में दे रखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन m⁴ प्लस D' के स्थान पर 1 लिखते हैं, 1 की घात 4 का मान 1 की घात 2।
और इस m की घात 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। और आपने एक नियम पढ़ा था कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 को हम डी प्लस आई ए और डी माइनस आई ए लिख सकते हैं। ऐसा आपने सबसे पहले 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो अब इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो एम स्क्वायर प्लस एक ए आई स्क्वायर ए, ये एक है, और एम स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर ए आई इंटू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, अरे माइनस आई, माइनस कितना, आई एगन आई इज इक्वल टू क्या। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये बनता है, देखो इसको फिर से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में। पहले चेक कर लो क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करके m की घात 4 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो देखिए जब m स्क्वायर माइनस आई को 0 बराबर रखा जाएगा तो m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट आई रखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट आई। और बच्चों if भाई आवाज नहीं, एम स्क्वायर प्लस आई बराबर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आई लिख सकते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, वर्गमूल के अंदर माइनस पहुंच रही है, हाँ तो कोई बात नहीं, उसको देखना है। अब इसको हम ऐसा लिखते हैं, आई की घात 3 लिख दे रहा हूँ, इसको क्या लिख दे रहा हूँ, आई की घात 3 लिख दे रहा हूँ। अब इसका मान जब मैं निकालूंगा m का, क्या आ जाएगा, आई की घात 3 किसमें, प्लस माइनस में, तो m बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई रूट आई, ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास m की 4 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, m बराबर अंडर रूट आई माइनस का अंडर रूट आई, और एक आई रूट आई, और एक माइनस आई रूट आई। किताब से बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, किताब में क्या लिख रहा है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब बच्चों CF हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखना कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही, नहीं, सब अलग अलग हैं। आप लिखने वाले हैं 5 बाई प्लस अंडर रूट आई एक्स, 5 बाई माइनस अंडर रूट आई एक्स, और 5 बाई प्लस आई रूट आई एक्स, प्लस 5 बाई माइनस आई रूट आई एक्स। बच्चों इतना उतार सकते हैं, किताब में आप देखूंगा क्या लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट करके लिख दिया है, एक में अल्फा एक में अल्फा का कॉन्जुगेट, एक में बीटा एक में बीटा का कॉन्जुगेट, और अल्फा बराबर इतना बीटा बराबर इतना, मतलब दूसरे फॉर्म में लिख के छोड़ दिया, इसको कोई जरूरत नहीं है, गात इतना लिखें, आपका जितना आया है इतना लिखें। निकलवा के देखू या घर से ही निकाल लोगे, आगे बढ़ूं, आगे बढ़े बच्चों। डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकुलर इंटीग्रल, अरे आवाज बंद, क्या है अगले उसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल। बच्चों ये कब निकाला जाएगा, ये जब निकाला जाएगा जब इक्वेशन होमोजीनियस हो, क्या हो, होमोजीनियस हो, और f(x,y) जो है वो 0 के बराबर कोई ना कोई दे, अर्थात फंक्शन हो x और y में। तो बच्चों पीआई के लिए बहुत सारे केस आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, उन्हीं से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आ गया है। थोड़ा सा अंतर किस चीज का, वहां केवल x था, यहाँ x और y। तो वहां केवल हम d लिखते थे, क्या लिखते थे, फंक्शन को fd में लिखते थे,
अब यहाँ x के स्थान पर d और y के स्थान d डैश, तो यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा f d d डैश में। इसमें लिखा जाएगा f d d डैश में लिखा जाएगा। इसमें ये 0 बराबर है या 0 बराबर नहीं। चलिए बच्चों, पहला जो केस आपको इसमें दिया है वो दिया गया है पॉलिनोमियल के रूप में। इसके रूप में वहां किसमें दिया था? वहां दिया था पहला केस t की पावर के रूप में, फिर दिया था साइन और कॉस के रूप में। यहाँ सबसे पहला केस दिया है पॉलिनोमियल के रूप में, अर्थात x और y की घातों के रूप में। तो पहले याद करें उसी मेथड को, चैप्टर नंबर जो आपने 4 में पढ़ा था। भाई सभी विद्यार्थी, हितेश, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मुझे किसी प्रकार की हंसी नहीं चाहिए, सिर्फ सीरियस, क्या समझना और क्या नहीं। दिमाग यहां होना चाहिए कि हमारी समझ में क्या नहीं आया जो उसे पूछे। जब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो जिस बात में आप राजी हैं मैं उसमें राजी हूं, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूं बोर्ड पर खड़े होकर, ना मुझे बात पसंद ना मुझे हंसी पसंद। देखिए, पहले ध्यान करें चैप्टर नंबर 4 का काम। चैप्टर नंबर 4 में मेरे बच्चों आपके पास जो x था या y था वहां उल्टा था, ध्यान से समझे। वहां y डिपेंडेंट था और x इंडिपेंडेंट था। तो फंक्शन हमारा x में होता था। तो जब x की घात 2, 3, 4, 1 इस तरीके से होती थी, कहने का मतलब x पॉलिनोमियल के रूप में होता था, तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास fd होता था, यहाँ हमारे पास fd d डैश है, वहां केवल fd था, तो हम इसके बटे में हो या ऊपर हो, बटे में मतलब हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और उसमें और अंश में न्यूमरेटर में, हमें बस fd को एक ही रूप में लाना था। वो रूप क्या था? वो था 1 प्लस d या 1 माइनस d की होल पावर n, ये रूप हमें लाना था। और 1 प्लस या 1 माइनस लाने के लिए जो d की अधिकतम घात होती थी उसको हम कॉमन ले लेते थे। ठीक है जी, यही काम यहां करना है। यहां आपका d और d डैश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नीचे। मान के चलिए हमारे पास नीचे आया d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश की घात 2, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का? d प्लस d डैश की घात 2 का। लेकिन हमें तो चाहिए 1 प्लस या माइनस के रूप में, d कॉमन ले लिया जाएगा। d डैश कभी कॉमन नहीं लेना है बच्चों आपको। भैया आपका नाम क्या है? कृष्णा। हमें d डैश कभी कॉमन नहीं लेना है, d कॉमन लेना है। हो जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब नए सिरे से बन जाएगा, सवाल हो जाएगा। सवाल की कोई वो नहीं है कि सवाल नहीं होगा, पर एक क्रम से ही चलते रहें। d कॉमन लेंगे, d जब कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के अंदर से कॉमन लेंगे और d का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस d डैश बटे क्या? d होल घात 2। अगर ये अंश में तो कोई बात ही नहीं, और अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसमें से 1 बटे d स्क्वायर को तो जो भी तो छोड़ोगे नीचे, और जो घात वाला टर्म है उसको ऊपर पहुंचा दोगे माइनस में। बात यही आती है कि मान के चलिए यहाँ x प्लस वाई है, एक्सरसाइज पर जाने से पहले उसमें क्या है वो समझ ले। माना x प्लस वाई है या x वाई है या x स्क्वायर वाई है या वाई स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों है, तो इस फॉर्मूले को कब तक खोला जाएगा? जब तक खोला जाएगा जब तक d या d डैश की घात इन घातों के बराबर ना हो जाए। 2 घात x और y की, तो 2 घात तक ही खोला जाएगा बच्चों। जैसे 3 घात हुआ इसका डिफरेंशिएशन। इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा करना भी चाहें तो बस इससे 1 अधिक घात तक खोलें। 1 अधिक घात तक मतलब यहाँ 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा d या d डैश की 3 घात तक फॉर्मूले को खोलें। 3 घात से ऊपर बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। जब मुझे ये बताइए x स्क्वायर का एक बार अवकलन करके 2x आया, दोबारा करके 2 आया, तिबारा करके 0, चौबारा करके 0, 5 बार किया 0, फिर 6 बार किया 0, तो आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। जब 0 तो कितनी बार कर लो 0 ही आएगा, तो फिर क्यों करें हम? खाली 2 बार या 3 बार कर लो बस। समझ में आया सभी के में? यही काम अब होने वाला है। CF का काम बिल्कुल सभी एक्सरसाइजों में
एक्सरसाइज 1 की तरह से एक्सरसाइज 2 निकालते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज में कोई और मेथड नहीं, पीआई का पॉलिनोमियल के लिए बस। आवाज नहीं बच्चों। एक बात और कह दूं, चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आप देख रहे हैं मेरठ में कोई सवाल एक आधी कहीं कहीं दिखाई दिया होगा। पहली में कोई सवाल नहीं था, दूसरी में भी कोई नहीं है, तीसरी में है कोई, मतलब मेरठ का नाम पर और है। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा। जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें से बस जो हमें लगेगा कि इसमें से आ सकता है बस उतना ही पढ़ाया जाएगा। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लखनऊ और अवध में आया है, इसी को देखिए। एक्सरसाइज कितनी बच्चों? 2। क्वेश्चन नंबर 1। देखो डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 12x। बहुत आसान सवाल है। द गिवन PDE इज दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 12xy। एक बात और बता दूं जो मैं भूल गया, d का मतलब है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d डैश का मतलब है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, 1/d का मतलब है इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और 1/d डैश का मतलब है मेरे बच्चों इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। चलते हैं इधर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m डी डैश स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये m माइनस 1 की पावर 2 इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1, 2 वैल्यू रिपीट हुई तो CF हो जाएगा हमारा हाई 1 बाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स हाई 2 बाई प्लस 1x। CF हो गया। PI के काम करते हैं बच्चों, जरा देखेंगे ध्यान से। PI 1/, ये क्या है देखो, इसका मान है जब इसको वर्किंग करके लिखेंगे d माइनस डी डैश की घात 2। ऐसा ही लिख सकते हैं ना इसका स्क्वायर रूट करके सरलतम रूप में। और यहाँ बच्चों मेरे 12xy है, 12 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/d माइनस डी डैश की घात 2, और ये xy। जरा ध्यान से सुनेंगे, आप उतारना बंद करें 1 मिनट। ये किस रूप का फंक्शन है? पॉलिनोमियल के रूप का है या नहीं? x और y की घातों में है या नहीं? जब x और y की घातों के रूप में है तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी नीचे उपस्थित है या ऊपर उपस्थित है, ऊपर से तो डायरेक्ट जैसा है उससे ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर नीचे है तो 1 प्लस माइनस डी की होल घात 1 प्लस माइनस जो भी है, डी बच रहा है, डी डैश बच रहा है, XYZ कुछ भी है, उसकी होल घात के रूप में फॉर्मूला बनाना है। तो बच्चों 1 प्लस या माइनस बनाने के लिए डी कॉमन लेना पड़ेगा। डी अगर कॉमन लेंगे तो रोहित ऊपर स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो PI चल रहा है आपका 12, और बच्चों ये देखना d का स्क्वायर और ये 1 माइनस डी डैश बटे डी की होल पावर 2 और इंटू xy। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता हो तो लिख ली होगी। अब देखिए बच्चों 12 1/d स्क्वायर 1 माइनस डी डैश बटे डी की होल पावर माइनस 2xy। जरा देखना x और y की अधिकतम क्या घात है? एक ही है। बस इतना विस्तार करो इस फॉर्मूले को, d और d डैश की घात एक ही है। ज्यादा से ज्यादा 2 तक कर लो बस, है ना, उससे ज्यादा ना करो। तो उम्मीद करता हूं
कि एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में द्विपद प्रमेय में पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स की घात n और 1 प्लस एक्स की घात n, ये पढ़ा होगा प्लस। तो देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ प्लस हो दोनों जगह माइनस हो या किसी एक जगह माइनस हो, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? 1। याद सब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं तो कम से कम एक जरूर याद होना चाहिए। एक्स की घात 3 एंड सो ऑन, इससे हो जाता है सब कुछ। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना 1 प्लस, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, एन भी माइनस में एक्स भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस प्लस लिख दिया और 2d डैश बटे डी लिख दिया। फिर प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू -2, -2 -1 बटे 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस डी डैश बटे डी की होल पावर 2 एंड सो ऑन। अब इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ एक घात हो गई, यहाँ 2 घात हो गई, अब आ जाएगी 3, कितने तक कर लो 0 होना, तो क्यों करें हम ज्यादा। और ये बच्चों एक्स वाई 12 1 बटे डी स्क्वायर 1 प्लस 2d डैश बटे डी माइनस कितना 3 माइनस माइनस प्लस 6, 2 फैक्टोरियल 2 2 3 6, तो ये 3 ही हो जाएगा। और ये भी बच्चों माइनस का होगा, इसको लग रहा है प्लस का हो जाएगा डी डैश स्क्वायर बटे डी एंड सो ऑन एक्स वाई। अब देखें जरा 12 1 बटे डी स्क्वायर एक्स वाई एकन एक्स वाई प्लस 2d डैश बटे डी एक्स वाई 3d डैश स्क्वायर बटे डी एक्स वाई एंड सो ऑन। जरा दिमाग लगाना और करना, ये 1 बटे डी स्क्वायर बाहर चल रहा है, सेम जो भी हो इसका डी स्क्वायर आएगा। अच्छा बिल्कुल डी स्क्वायर ही होगा बच्चों। जितना यहाँ बचे उसके लिए 1 बटे डी स्क्वायर का यूज करना है। देखें इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो जो भी तो रहेगा। इसको देखिए अब बच्चों एक बात का ध्यान रखें, पहले आप डी डैश को खत्म करें या 1 बटे डी को खत्म करें, ये आपकी मर्जी है, हमारे नहीं मानेंगे। हम कहेंगे डी को खत्म करो या डी डैश को, नहीं तुम अपने चलाओ, जिसको आपको अच्छा लगे पहले खत्म करना उसे। ऐसे ही यहाँ पहले डी डैश स्क्वायर खत्म करो या 1 बटे डी स्क्वायर खत्म करो। चलते हैं, यहाँ मैं डी डैश को खत्म कर रहा हूँ, किसको खत्म कर रहा हूँ? डी डैश। 2 बटे डी लिख दिया मैंने यहाँ। अब जब डी डैश को कर रहा हूँ तो एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल है ना, समझ में आ रहा है। डी डैश का मतलब y के रेस्पेक्ट करना है, तो x को कांस्टेंट माना जाएगा, तो x को कांस्टेंट मान के बाहर लिख लिया, y का एक बार अवकलन 1 हो जाएगा। समझ में आया? देखो ऐसे समझो, हमने लिख दिया ये x y इसका कर रहे हैं, ये 2 बटे डी बाहर आ गया, हमें y के रेस्पेक्ट करना है, x कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, y का एक, तो क्या रह जाएगा इसके स्थान पर x। यहाँ ये 3/d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर एक्स वाई 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट, y का एक बार करोगे 1 और 1 का दोबारा करोगे 0, और 0 की टोटल मल्टीप्लाई करोगे 0। इसलिए मैंने कहा आगे सब जगह 0 ही आ जाएगी। अब बच्चों 12 1 बटे डी स्क्वायर एक्स वाई 2 और x का समाकलन 1 बटे डी का मतलब इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बटे 2, वो 0 है उसको लिखी ना रहे, 2 से 2 कैंसिल। अब बच्चों हमारे पास स्पेस नहीं, पहले इतना उतार दिया। देखिए इधर बराबर 12 को बाहर रहने दीजिए, 1 बटे डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 बटे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 बटे डी का मतलब बच्चों डी के रेस्पेक्ट में तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो बाई तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो एक्स का एक बार एक्स स्क्वायर बटे 2 और फिर करूंगा तो एक्स की घात 3 बटे 6, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 वाई बटे 6। बाई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स का 2 बार इंटीग्रेट कर दिया मैंने, और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2 बार इंटीग्रेट करना है। एक बार करूंगा एक्स की घात 3 बटे कितना 3, और दोबारा करूंगा तो एक्स की घात 4 बटे 12 से मल्टीप्लाई
2x की घात 3y, 12 से 12 x की पावर 4 PI। एक काम अपने आप कर लेना, CF और PI को जोड़कर आप स्वयं लिखो। बच्चों सवाल के 6 ही है बस। अब जिसको तुम्हें कराना हो एक सवाल करवा लो, एक और कोई सा है जी, कर लोगे? कर लेंगे। चलो तुम सब कर लोगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा था उनसे कह रहा हूँ एक सवाल और करवा लो। जैसे आशीष है, रेशु है, चौथा करवा दो। 2 ही सवाल पर्याप्त रहेंगे बच्चों, चौथा सवाल देखिए। कृष्णा है, कई बच्चे हैं, विवेक पढ़ा था चौथा चैप्टर। देखिए देखिए मेरा कहने का मतलब है कल इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। 3 और 4 2 एक्सरसाइज और पढ़ानी होंगी, बस इनमें से आ सकता है, अगर आया तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इक्वेशन क्या दी है? डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, आवाज ना करें, प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। बच्चों कुछ नहीं था इस सवाल में भी। अब चलिए मुझे एक बात बताओ, खाली CF स्वयं निकाल सकते हो? रिशु PI से काम चला दूं या CF भी निकालूं? PI CF स्वयं निकाल लेना बच्चों, क्योंकि पिछले अभ्यास में 3 सवाल CF के बता चुका हूं और एक इसमें हो गया है। तो PI निकालने के लिए देखो हम शॉर्ट में क्या लिखना पड़ेगा? 1/, नीचे क्या लिखना पड़ता है? FDD डैश। तो क्या होगा वो? ये D स्क्वायर, ये 3DD डैश और ये प्लस 2D डैश स्क्वायर। इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या? गुणनखंड हो जाएगा, तो गुणनखंड करके बताओ क्या होगा इसका? जी 2 एकम 2 2 3 प्लस 2D डैश और D प्लस D डैश, ये आएगा बच्चों। इसको सरल कर तो D प्लस 2D डैश और D प्लस D डैश। पर हाँ बच्चों फायदा नहीं है, क्योंकि उधर पॉलिनोमियल है। फायदा एक वास्ते होता, पर वो है ही ना केस। अभी इसमें अभी तो सादा केस चल रहा है, इसलिए फायदा नहीं बच्चों, गुणाकार रूप ही रहने दो। क्या आया था गुणाकार रूप? D स्क्वायर प्लस 3D डैश प्लस 2D डैश की घात 2। और यहाँ क्या लिखते हैं हम? ये फंक्शन, और फंक्शन हमारा क्या है? 2x प्लस 3y। जरा आप देख रहे हैं, मैंने कहा था जब यहाँ फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप का हो, x और y के रूप का हो, तो रोहित क्या करते हैं? हम इसको 1 प्लस या 1 माइनस के रूप में बनाते हैं। 1 प्लस या 1 माइनस। उसके लिए हम d की अधिकतम पावर कॉमन लेते हैं। कर तो हम d डैश की भी अधिकतम घात कॉमन लेकर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि जो d होता है उसी से काम हमारा आराम से चल जाता है। 1/d स्क्वायर कॉमन लिया, 1 बनाना होता है, बस 1 बन गया। सब के बटे में d स्क्वायर आ जाएगा। 3d डैश 2d डैश स्क्वायर और बटे क्या? d स्क्वायर D 1 डैश है। 3D 1 डैश अच्छा 3d डैश और तो सही है। और ये 2x प्लस 3y। बच्चों हमें तो 1 प्लस या 1 माइनस का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए ऊपर पहुंचा दो। 1 प्लस 3d
डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर और बटे d डैश स्क्वायर और टोटल की पावर -1 और 2x प्लस 3। क्या घात है x और y की पर एक घात तक विस्तार करो। जब आपको लगने लगेगा 2 घात आ जाएगी विस्तार में या 3 घात आएगी, छोड़ दो उसको। गौरव परेशानी तो ना हो रही भैया तुम्हें? 1 प्लस एन एक्स एन माइनस एक माइनस, और बच्चों एक काम और कर दूं मैं, डिवाइड करके लिख दूं इन्हें अलग अलग। 3d डैश बटे dt प्लस 2d डैश स्क्वायर बटे d। बच्चों जैसे ही मैं अगले स्टेप पर पहुंचूंगा तो इसकी पावर जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। क्या आ जाएंगी? 3। या अरे आवाज नहीं, इसकी तो 2 दिखाई दे रही है। इस टर्म की पावर जब इसका स्क्वायर करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है सोच लिया करें, इसका करना पड़ता है स्क्वायर। तीसरे टर्म में देखो क्या है तीसरा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल 10 स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। या इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, इसका स्क्वायर करके इसकी भी घात 2 इसकी भी घात 2 और यहाँ घात 1 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी भी घात 4 इसकी भी घात 4, इसका 0 हो जाएगा कैलकुलेट। और जब 2ab करके लिखूंगा तो d डैश और ad डैश स्क्वायर, d डैश की घात 3 और नीचे d की घात भी 3 और यहाँ a की घात। क्या फायदा भाई अगला टर्म खोलने से? है फायदा कोई? नहीं। बस इतना करके प्लस करके डॉट डॉट लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y। चलते हैं आगे। 1 बटे d स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 3y माइनस बच्चों 3d डैश बटे d, इसके साथ 2x प्लस 3y और प्लस 2d डैश स्क्वायर बटे कितना d स्क्वायर और 2x प्लस 3y। और भी बहुत सारे पद हैं बच्चों। वन बटे डी स्क्वायर 2x प्लस 3y। हाँ भाई माइनस का आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो तो पहले डी डैश को खत्म कर दिया जाए। डी डैश का मतलब है x वाले को कांस्टेंट मान लो और y का इंटीग्रेट कर दो। जब इसको कांस्टेंट मानूंगा तो कांस्टेंट खाली हो और उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाता है। और जब 3y का y के रेस्पेक्ट में तो केवल क्या हो जाएगा, समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों के? और इसका टोटल ही 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? 2 बार करना है और y की घात है ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, कांस्टेंट है 0 और आगे भी सब 0 बचने वाला है। अब अपने 1 बटे डी स्क्वायर को सॉल्व करूंगा। पहले अंदर जो है भी है उसे सरलतम रूप कर दूं, -3 बच्चों 3 बाहर आ जाएगा, 3 दिया 9 और 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट x हो जाएगा। अब 2 बार करना है समाकलन x के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों पहले 2x का इंटीग्रेट करूंगा, रफली लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर बटे 2 से 2 कटेगा, फिर x स्क्वायर करूंगा तो x की घात 3 बटे 3 है 3y माइनस। अच्छा इसके लिए कह रही हैं। हाँ बिल्कुल -7x लिखना है पहले प्लस 3 में। अब देखो तो यहाँ रफली कर लो -7 x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बटे कितना 2 -7 बटे 2। अब फिर दोबारा करेंगे x की घात 3 बटे 3 तो ये 6 -7 बटे 6 x की घात 3 और y ये तो कांस्टेंट है आपका 3y बाहर, 1 का 1 बार x और दोबारा x स्क्वायर बटे 2 आगे खत्म। तो -7 बटे 6 x की घात 3 प्लस 3 बटे 2 x स्क्वायर y। ये हमारा हो गया PI। CF आपके लिए छोड़ा है, CF और PI आप जोड़कर आंसर एक साथ लिख लेंगे।
ठीक, इतना ही आंसर है पी आई का। ठीक, तो बच्चों तीसरी अभ्यास स्टार्ट कर दी जाए, थोड़ी सी हिंट। तुम खुश रहोगे, पर ध्यान रखना 2 की गई, 2 ही की बात है, कल 2 खत्म हुई। नमस्ते। ये को किस विद्यार्थी की है भाई?